हेलो वेलकम टू ऑल। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मैलिटी के बारे में। इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने डिस्कस करा था वो मोलैलिटी और मोलैरिटी थी। पहले हमने मोलैरिटी डिस्कस करा था, फिर अगली वीडियो में हमने मोलैलिटी डिस्कस करा था और इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मैलिटी के बारे में। तो मोलैरिटी थी, मोलैरिटी आपके पास देखिए क्या थी, आपके पास बताइए। मोलैरिटी आपको मैंने पढ़ाया था, इसको शो करते थे कैपिटल एम से, ओके। और इसकी कंडीशन क्या थी आपके पास कि नंबर ऑफ ग्राम्स मोल्स डिजोल्व थे 1 लीटर में। किस में डिजोल्व थे? इसका ये था नंबर ऑफ ग्राम्स मोल अपॉन क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स थे किसके थे? सॉल्यूट के थे। किसके थे? सॉल्यूट के। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था किसमें था आपके? इन लीटर। यानी 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ ग्राम्स मोल डिजोल्व है किसमें? सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसको ml में लिखा था तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा था, तो ये था आपके पास मोलैरिटी। फिर मैंने पढ़ाया था मोलैलिटी। मोलैलिटी सिखाया मैंने। मोलैलिटी में आपके पास स्मॉल m था, ये किसके इक्वल था आपके पास? ये था आपके पास, यहाँ भी कंडीशन है नंबर ऑफ ग्राम्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में था मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ क्या था? सॉल्वेंट। कितना था आपके पास? 1 kg। 1 kg ले लिए फिर, या फिर 1000 ग्राम था आपके पास, ओके। तो केजी में है आपके पास, ग्राम्स में अगर लाना था तो मैंने 1000 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करा था ऊपर, क्योंकि यहाँ पर अगर ग्राम होता और उसको मैं केजी में कन्वर्ट करता 1000 से डिवाइड करता तो 1000 ऊपर गया था तो मल्टीप्लाई कराया था हमने। तो ये थी आपके पास मोलैरिटी और ये थी आपके पास नॉर्मैलिटी, ओके। यहाँ पर मोलैरिटी में मैंने एक इक्वेशन भी लिखाई थी कि अगर आपके पास डबल सॉल्यूशन है और उसके अलग अलग वॉल्यूम है, अलग अलग मोलैरिटी है, तो इससे हम शो करते हैं, इक्वेशन भी बताई थी। तो मोलैलिटी ये मैं सिखा चुका हूँ और इस वीडियो में सीखते हैं नॉर्मैलिटी के बारे में। तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से सीखिएगा। इस पर भी आपके पास एनालिसिस का क्वेश्चन आता है, एनालिसिस पे भी बेस्ड होता है। और ये मेथड क्या मेथड है? एक्सप्रेसिंग द मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का हम क्या पढ़ रहे हैं? मेथड पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम उसके कंसंट्रेशन को शो कर सकते हैं। तो हम इसमें वही कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक आपका वही चल रहा है, उसी का पार्ट है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। टॉपिक हमारे पास वही है, टॉपिक अभी ये चल रहा है, ये आज आपका फिनिश हो जाएगा। नॉर्मैलिटी यहाँ पर कंसंट्रेशन का लास्ट हुआ है, ओके। इसके बाद फॉर्मेलिटी बचेगा, वो आप खुद कर लीजिएगा। नॉर्मैलिटी कैपिटल एन से शो करते हैं इसको, ओके। इसका पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोलता है। यहाँ पर स्टेटमेंट बोलता है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute dissolved in per लीटर सॉल्यूशन। क्या बोला है इसने? एक वर्ड आया यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट। इससे पहले हम मास पढ़ रहे थे, ओके। अब यहाँ पर हम ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड आ गया आपके पास। अब इक्विवेलेंट क्या होता है मैं अभी आगे सिखाऊंगा, पहले हम इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। यानी नॉर्मैलिटी को मैं कैसे शो करूंगा? एज अ फॉर्मूले के फॉर्म में। तो यहाँ पर नॉर्मैलिटी कर देता हूँ शो। ये हो गया बस नॉर्मैलिटी। एन इज इक्वल टू हो जाएगा, बताइए क्या? ग्राम्स इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। क्या आपके पास? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, ओके। अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मैं कंडीशन बता चुका हूँ, लीटर और ml वाली। कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ओके। अब ग्राम इक्विवेलेंट, पहले हम ग्राम्स मोल्स निकालते थे, अब ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड करना है किसी भी सॉल्यूट का। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इसको मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, मास ऑफ
सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें एक वर्ड आ गया इक्विवेलेंट मास। क्या आ गया आपके पास? इक्विवेलेंट मास आ गया। और नीचे चल रहा है वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब इस बार मैं मिलीलीटर में ले रहा हूँ, कंडीशन क्या ले रहा हूँ? मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा मैं? 1000 से डिवाइड करूंगा। ओके, अब इसको लिखता हूं तरीके से। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये वाली कंडीशन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। यहां तक ठीक है? ये आ गया, इसके ऊपर में आएगा इनटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इन ml यानी मिलीलीटर, और ऊपर इनटू क्या हो जाएगा बताइए? 1000, क्योंकि ये था 1000 डिवाइड में, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये आ गया आपके पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपकी। कौन सी वाली? ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई है आपके पास नॉर्मेलिटी वाली। तो नॉर्मेलिटी के हम इस इक्वेशन को ही यूज करेंगे हम किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। बस हमें मास ऑफ सॉलिड पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट मास क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं अभी बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि इससे पहले जो हमने डिस्कस करा था मोलैरिटी और मोलैलिटी में, वो हमने डिस्कस करा था मोलर मास। उसमें हमने मोलर मास डिस्कस करा था, बट यहाँ पर आपके पास क्या है? इक्विवेलेंट मास है। तो इक्विवेलेंट मास वाली कंडीशन पहले सीखते हैं। ओके, तो अब इसका मुझे अगर यूनिट लिखना है तो इसका यूनिट क्या था? जो आपके पास मोलैरिटी थी उसकी यूनिट क्या थी आपके पास? मोल्स पर लीटर था। ओके, या फिर मोल्स एमएल में लिया था तो एमएल था आपकी कंडीशन, तो मोल्स पर लीटर, या फिर इसको मैंने कैपिटल एम से शो कर दिया था। मोलैलिटी में क्या थी आपके पास जो कंडीशन थी? मोल पर केजी कंडीशन थी, और या फिर स्मॉल एम से शो करा था। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी आपके पास? अगर पूछ देता है एग्जाम में कि राइट द ऐसा यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, तो देखिए आपके पास तो ऊपर मास है, तो मास ऑफ सॉलिड, और यहाँ पर इक्विवेलेंट है। अब मुझे इसकी यूनिट लिखनी है ऐसा यूनिट, तो इसमें कंडीशन क्या चल रही है? इक्विवेलेंट वाली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो जाएगा? लीटर। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इक्विवेलेंट्स अपॉन लीटर। अगर ग्राम्स वाली कंडीशन है तो यहाँ पर मैं इसका यूनिट में ये भी लिख सकता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन लीटर। तो ये होगी नॉर्मेलिटी कंडीशन, और इसको कैपिटल एन से शो करते हैं। तो नॉर्मेलिटी समझ गई। अब देखिए जरा, मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपको समझा देता हूँ, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो कमेंट कर सकते हैं आप, मेल हमें कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सएप पे आप इंडिविजुअली आप हमको मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और क्लास लिख करके। तो पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करेंगे। कि हमारे पास अगर आपके पास आता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो आपको मैं सिखा चुका हूँ, बट आज हमें सीखना है इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करते हैं। तो इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए देखिए जरा, सबसे पहले जो मैं इक्विवेलेंट मास फाइंड कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। सबसे पहले मैं एसिड का इक्विवेलेंट मास लेता हूं। तो एसिड में आपके पास क्या हो सकता है? H2SO4 भी हो सकता है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, HCl भी हो सकता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो मुझे उसी का इक्विवेलेंट मास लेना है। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या होगा बताइए? मोलर मास ऑफ एसिड, उस एसिड का मोलर मास होगा अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास? बेसिसिटी। ओके, बेसिसिटी। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालना है तो आप मोलर मास ऑफ एसिड लेंगे और डिवाइड करेंगे उसकी बेसिसिटी से। एसिड और बेस आप 11th में सीख चुके हैं। तो बेसिसिटी क्या होती है आपके पास? देखो, एसिड का निकालना है तो बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे, या फिर यहाँ पर अगर बेस का निकालना होता तो हम एसिडिटी से डिवाइड करते हैं। ओके, अभी हमें एसिड का निकालना है तो बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ हमको किससे निकालना होता? बेस का निकालना होता तो हम यहाँ पर एसिडिटी से डिवाइड करते। बस ये ध्यान रखना। जब भी बेस की बात आती है तो हम क्या किसकी
जब भी बेस की बात आती है यानी बेसिसिटी की बात आती है तो हम डिस्कस करते हैं H प्लस आयन के बारे में। ओके, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड बेसिसिटी। तो इसको मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ H प्लस आयंस, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा H प्लस आयंस बेसिसिटी के लिए। अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल समझा देता हूं मैं आपको। सपोज दैट आपके पास HCl है, क्या आपके पास HCl है। अब HCl क्या है, आपके पास एसिड है, क्या आपके पास HCl एसिड है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो ऐसा हो जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, क्योंकि ये एसिड है और एसिड को लिख देता हूं मैं HCl ब्रैकेट में। ओके, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, मोलर मास ऑफ एसिड। इसका मोलर मास क्या होगा, H का 1 हो गया प्लस और 17Cl35 होता है तो ये 35 हो गया। मोलर मास कितना आ गया 36। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 36 डिवाइडेड बाय क्या है, बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे। बेसिसिटी नंबर ऑफ H प्लस आयन, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो मुझे H प्लस आयन कितना मिलता है, केवल एक मिलेगा और एक Cl नेगेटिव। तो मुझे इसकी जरूरत है, एक है इसकी बेसिसिटी, तो मैं 1 से डिवाइड करूंगा। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आया आपके पास एसिड का 36। समझ गए, कोई डाउट है यहाँ पर, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, ये समझ गए। अब चलिए अगला डिस्कस करते हैं, किसका डिस्कस करते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। अब हम बेस का निकालते हैं। बेस के लिए भी सेम ऐसी कंडीशन हो जाएगा, मोलर मास ऑफ बेस रहेगा ऊपर, मोलर मास ऑफ बेस हो गया ऊपर। एसिड का निकालना था तो बेसिसिटी से डिवाइड करा हमने, बेस का निकालना है तो किससे डिवाइड कर देंगे, उसकी एसिडिटी से। और जब भी एसिडिटी की बात आए आपके पास तो आप जो डिवाइड करेंगे वो किससे, मतलब किससे डिवाइड करेंगे इसको, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। आप ये चेक करोगे कि OH नेगेटिव आयंस आपके पास कितने हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। एग्जांपल समझ लेते हैं एक। सपोज इट आपके पास क्या है, NaOH एक बेस है, क्या आपके पास NaOH एक आपके पास बेस है। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है, या फिर बोल सकते हैं हम इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। अब इक्विवेलेंट मास निकालना है तो इस यहां पर लिख सकता हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो बेस में क्या है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, NaOH हो गया आपके पास। अब बेस का निकालना है तो ध्यान दीजिए क्या होगा आपके पास, मोलर मास ऑफ बेस। तो मोलर मास निकालते हैं पहले। सोडियम है तो 23 होता है इसका, ऑक्सीजन है तो इसका 16 होगा, अब प्लस 1 याद है, ठीक है। अब देखिए 7 3 10 का 0 0। ओके, अब आपके पास क्या हो गया 2 1 3 और ये 40 हो गया आपके पास, क्या हो गया 40। ओके, तो ये आपके पास 40 आ गया। और नीचे कह रहा है एसिडिटी, तो एसिडिटी क्या है, एसिडिटी में हम क्या लेते हैं OH नेगेटिव आयंस लेंगे। ओके, अब OH नेगेटिव आयंस आपके पास क्या होंगे बताइए, OH नेगेटिव आयंस कितने हैं, इसको मैं ब्रेक करूंगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर OH नेगेटिव कितना है, केवल एक ही है, तो आप 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ गया आपके पास 40। तो समझ गए ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना कैसे निकालते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास हम निकालते हैं, केवल बेस है तो उस बेस का मोलर मास लेंगे, उसकी हम एसिडिटी से डिवाइड करेंगे। ओके, और एसिडिटी का मतलब हो गया आपके पास कि OH नेगेटिव आयंस अपोजिट है। वैसे एसिड का मतलब होता है H प्लस आयन, लेकिन जब भी हम बेस की डिस्कस करेंगे तो हम OH नेगेटिव आयन से डिवाइड करेंगे, और जब भी हम एसिड की बात करेंगे तो H प्लस आयन से डिवाइड करेंगे। तो एसिड है तो एसिड का ये हो गया H प्लस आयन। ओके, और बेस है तो OH नेगेटिव बेस होता है तो बेस से डिवाइड करते हैं। हमने इसकी बेस वाली कंडीशन है OH नेगेटिव आयन, बट हमने इसको बोला एसिडिटी बोलते हैं एसिडिटी है, लेकिन होता आपके पास ये क्या है, एक तरह से बेस होता है। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और एक दो देख लेते हैं। अब तीसरा आपको निकालना है इक्विवेलेंट
मास ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास निकालना है सॉल्ट का, तो सॉल्ट का मोलर मास आएगा ऊपर, मोलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। ओके, अभी केटायन और एनायन समझ लीजिए। तो समझ लीजिए केटायन क्या होता है आपके पास, केटायन वर्ड है, यानी केटायन का मतलब हो गया आपके पास एक तरह से पॉजिटिव ही चार्ज है आपके पास। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए आपके सपोज NaCl है, NaCl सॉल्ट है, इसको ब्रेक करता हूं तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आता है। तो अब मुझे ये आपके पास सॉल्ट है, क्या है आपके पास ये सॉल्ट, इसका मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, तो मोलर मास ऑफ हो जाएगा आपके पास इसका मोलर मास हो जाएगा। तो देखिए जरा मोलर ये हो जाएगा आपके पास, क्या निकाल रहा हूं मैं, ये निकाल रहा हूं मैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट NaCl, इसका इक्विवेलेंट मास निकाल रहा हूं मैं। तो मोलर मास हो जाएगा ऊपर, मोलर मास हो जाएगा इसका, तो मैं डायरेक्ट मोलर मास लिख रहा हूं, तो मोलर मास निकालिए इसका 23 प्लस 35, 5 3 8 और 3 2 5, 58। ठीक हो गया आपके पास 58 डिवाइडेड बाय क्या बोला है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। तो पॉजिटिव चार्ज कितने हैं यहाँ पर इस पे केटायन पे, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितने हैं, केवल 1 है, तो डिवाइडेड बाय 1, 58 हो गया। क्लियर हो गया, इक्विवेलेंट मास निकालना आ गया है आपको, कोई डाउट है तो कमेंट करके आप बता सकते हो। ओके, अब चलिए जरा एक और कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ कंडीशन किसका निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ निकालना है मुझे, एलिमेंट का निकालना है। किसका निकालना है मुझे, एलिमेंट का निकालना है इक्विवेलेंट मास। तो एलिमेंट है आपके पास, एलिमेंट यानी एटम्स हो गए एक तरह से आपके पास, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ एटम हो गया। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ पर डिवाइड किससे करेंगे, तो हम करेंगे क्या बोलते हैं वैलेंसी से डिवाइड करेंगे, किससे, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। अब सपोज दैट मुझे क्या करना है आपको सॉरी, अब सपोज दैट मेरे पास एक एटम है H, हाइड्रोजन एटम है, इस पर चार्ज आपको पता है 1 होता है, यानी इसकी वैलेंसी होती है 1। अब मुझे इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो मास ऑफ एटम, इसका जो मास होता है वो 1 होता है, और इस पर आपके पास वैलेंसी कितनी है 1 है, तो 1, यानी आपके पास आ गया 1। समझ गए, इक्विवेलेंट मास एलिमेंट का निकालने का है, तो बहुत ही सिंपल है यहां तक। ठीक है, अब एक कंडीशन और डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है फिफ्थ कंडीशन, इक्विवेलेंट मास ऑफ आयंस। अब आयंस का भी निकाल लेते हैं भैया, जब आयंस इतनी देर से कर रहे थे, आयंस का भी इक्विवेलेंट मास होता है। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको बताइए, फॉर्मूला मास ऑफ आयन अपॉन क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे किससे, चार्ज ऑन आयन, यानी आयन पर चार्ज कौन सा है आप उससे डिवाइड कर दोगे उसको। ओके, तो समझ गए आप, इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, बस ये 2-3 ऊपर का इंपॉर्टेंट है, कभी नीचे भी आ जाता है आपके पास, तो इसको बस ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो चलिए मैं एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ नॉर्मेलिटी के ऊपर, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट कंप्लीटली। उसके बाद हम और अच्छे से न्यूमेरिकल अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, यहाँ पर एक मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर एक न्यूमेरिकल समझा देता हूँ आपको, ठीक नॉर्मेलिटी पे आपके पास न्यूमेरिकल किस टाइप से आता है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपनी प्रॉब्लम हम तक सेंड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल के तौर पर, न्यूमेरिकल ही है आपके पास, एक नॉर्मेलिटी के ऊपर कर लेते हैं डिस्कस। तो ध्यान दीजिए आपके पास बोर्ड पर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल है जो नॉर्मेलिटी पे बेस्ड है, और हमें यानी नॉर्मेलिटी निकालनी है इसकी। तो ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं पहले इसको, क्या कह रहा है, द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.74 ग्राम ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, CaOH क्या आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी सॉल्यूट है आपके पास, डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ml गिवन है यहाँ पर, ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें,
तो फिर कह रहे हैं ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड, यानी नॉर्मेलिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर, बिकॉज नॉर्मेलिटी एन इज इक्वल टू होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या था आपके पास, इक्विवेलेंट मास, क्या था आपके पास क्या था आपके पास इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किसका है, सॉल्यूट का ही है। और यहाँ पर इनटू क्या था आपके पास 1000, क्यों करा था, जब ml में होगा तो 1000 से करेंगे, अपॉन क्या हो जाएगा वॉल्यूम, अपॉन क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास। ओके, यहाँ पर लिखिए जरा वॉल्यूम अपॉन क्या हो जाएगा वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम को ले लेंगे मिलीलीटर में। ओके, अब मुझे किसकी जरूरत है यहाँ पर, देखिए मास ऑफ सॉलिड अगर मुझे चाहिए तो मास ऑफ सॉलिड तो गिवन है आपके पास, ये रहा मास ऑफ सॉलिड। इक्विवेलेंट मास निकाला, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको, तो ध्यान दीजिए, जो आपके पास गिवन है उसको लिखते हैं हम, गिवन दैट। ओके, गिवन दैट क्या आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना है बताइए आपके पास, 0.74 ग्राम। यहां तक ठीक है। अब बात आ रही है आपके पास वॉल्यूम भी गिवन है, आगे देखते हैं क्या आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ही लेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपके पास 200 ml में डिसॉल्व कर रहे हैं, हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, अभी डिसॉल्व करा नहीं है, डिसॉल्व करने के बाद तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये हो गया आपके पास सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपको बताइए, 200 ml आपके पास गिवन है। तो मेरे को मास मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, अब वॉल्यूम मिल गया, मास मिल गया, अब कंडीशन आती है आपके पास इक्विवेलेंट मास की। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ CaOH का, मास ऑफ CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू, तो ये अब प्रॉब्लम है कि ये एसिड है या बेस है। तो पहचानने का तरीका होता है कि जब OH हो किसी भी ऐसे इक्वेशन में तो वो आपके पास बेस होता है। ओके, तो बेस होता है तो बस ध्यान रखना है, तो हम बेस है तो यानी हम इसका मोलर मास लेंगे, और बेस में हम एसिडिटी से डिवाइड करते थे। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ CaOH का होल ट्वाइस और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, क्या यहाँ पर OH है ना, यानी बेस है, तो यहाँ डिवाइड किससे होगा, एसिडिटी बोल देंगे इसको, और यानी नंबर ऑफ बोल देंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस लिख देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज जाओ, क्या तक क्लियर है। तो इसका मोलर मास निकालते हैं यहाँ पर रफली, तो मोलर मास कैसे निकालेंगे यहाँ पर बताइए, CaOH का होल ट्वाइस का मोलर मास निकालना है। तो कैल्शियम क्या होता है 40, कैल्शियम कितना होता है 40, ऑक्सीजन का होता है कितना होता है ये 60 इंटू 2 है, तो 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, सॉल्व कर लेते हैं, 40 प्लस 32 प्लस 2, तो कितना जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 74। तो मोलर मास आ गया आपके पास। अब एसिडिटी की बात करते हैं, तो OH नेगेटिव आयंस कितने हैं 2, तो इसका मोलर मास हो जाएगा आपके पास कितना 74 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 37 आया इसका क्या इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास आया इसका। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करा देते हैं, नॉर्मलिटी निकल के आ जाएगी। ओके, और इसको जो लिखते हैं इसको पर इक्विवेलेंट करके लिखते हैं। ओके, पर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट इनवर्स भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं कहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए जरा मुझे क्या निकाला है, नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। तो नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला नॉर्मेलिटी के लिए, सब कुछ मिल चुका है आपको, मास ऑफ सॉलिड भी मिल चुका है और इक्विवेलेंट मास भी मिल गया आपको, और वॉल्यूम आपको पता ही है कितना आपके पास। यहाँ मैंने सॉल्वेंट क्यों लिखा है, क्योंकि हम वाटर में डाल रहे हैं, सॉल्यूशन ऑलरेडी नहीं है बना हुआ, सॉल्यूशन बना होता तो मैं सॉल्यूशन लेता, कंडीशन में अलग से लेता फिर। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। अब आगे चलते हैं, अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। निकालना मुझे नॉर्मेलिटी, तो लिख देते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉर्मेलिटी एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास मास ऑफ सॉलिड 0.74 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास 37 इंटू 1000, ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था आपके पास 200,
ये 200। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 कैंसिलेटेड बाय 2 0, 2 5 जा 10। ओके, डेसिमल रिमूव कीजिए, यहाँ पर डबल जीरो आएगा नीचे, यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, 37 2 जा, ये 2 टाइम कैंसिलेट हुआ, 2 5 जा 10, 10/100 यानी 1/10, 0 कैंसिलेट हो गया, 1/10 इट मीन्स 0.1 इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी पर लीटर में 0.1 इक्विवेलेंट आपके पास क्या है, डिसॉल्व्ड है सॉल्यूट। ओके, तो ये आ गया आपके पास नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी निकालनी आ गई। तो कोई भी आपके पास अगर क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास कोई से भी क्वेश्चंस नॉर्मेलिटी पे, तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। अब यहां तक हो गया, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूं नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है आपके पास। नॉर्मेलिटी इक्वेशंस देखते हैं आज। ओके, तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है आपके पास, इफ यू हैव टू सॉल्यूशन each having n1 and n2 normality but containing volume v1 and v2। आपके पास कोई आपके पास सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मेलिटी आपके पास गिवन है n1 n2 और वॉल्यूम v1 v2 गिवन है, तो इक्वेशन आपके पास हो जाएगी n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। ओके, तो ये हो गया आपके पास नॉर्मेलिटी इक्वेशन। अगर मिक्सिंग वाली कंडीशन आती है, अगर आप मिक्स कर रहे हो इन मिक्सिंग कंडीशन, तो मिक्सिंग वाली कंडीशन होती है आपके पास n1 v1 प्लस n2 v2 इज इक्वल टू n3 v1 प्लस v2। बस ये ध्यान रखना, ये आपके पास मिक्सिंग वाली कंडीशन है कि जब मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम मिक्स हो जाता है आपके पास, ये n3 ये हो जाएगा v1 प्लस v2 कर लेंगे। और ये जो n3 है नॉर्मेलिटी है, अदर जो आपके पास सॉल्यूशन आएगी उसकी नॉर्मेलिटी होती है आपके पास ये। तो नॉर्मेलिटी आप सीख चुके हैं, थैंक यू सो मच। अब आगे थोड़ा सा मैं और डिस्कस कर सकता हूं, तो देखते हैं, एक कंडीशन और देख लेते हैं यहां पर, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी कैपिटल M एंड नॉर्मेलिटी कैपिटल M। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन देख लेते हैं, ये आपके पास अच्छा है, आ जाता है क्योंकि कभी, इसको नोट करके कर लीजिएगा पॉइंट को। तो ये होता है आपके पास मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, अब ध्यान दीजिए, इस नॉर्मेलिटी को मैं यहीं पर रहने देता हूं, नॉर्मेलिटी को मैंने यहीं पर ही रहने दिया, इसके अपॉन में मैं ये मोलैरिटी लेकर के आया, मोलैरिटी लेकर के आ गया इसके अपॉन में। अब आपके पास ये यहीं पर रहेगा, मोलर मास हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास, क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास हो गया। अब ये जो कंडीशन होती है मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये होती है स्मॉल n की कंडीशन होती है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ये इधर चला जाएगा इनटू में n इंटू मोलैरिटी। तो ये आपका रिलेशन हो गया मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, कर लेंगे आप इसको, कोई दिक्कत है, ये समझिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, यहां लिख दीजिए ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं इसको, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हो गया बस नॉर्मेलिटी वाली कंडीशन। और इसको अगर शो करना है कंडीशन इस टाइप में, तो कैपिटल N इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल M, ये आपके पास कौन सी कंडीशन होगी, नोटेशन वाली कंडीशन होगी। तो ये हो गया, फॉर्मूला समझ में आ गया। तो मैंने इस वीडियो में क्या सीखा, नॉर्मेलिटी सीखी है। नॉर्मेलिटी के बाद आपके पास इक्विवेलेंट मास वाली कंडीशन आई थी, उसके बारे में मैंने बताया, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस क्या करा, नॉर्मेलिटी इक्वेशन,
और उसके बाद हमने डिस्कस करा है नॉर्मेलिटी और मॉलैरिटी में रिलेशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू सो मच।